हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मापन एवं आंकलन के लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, एक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए कौन से पद प्रमुख रूप से आवश्यक हैं, स्पष्ट कीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आंकलन एवं उसमें थाती सुधार के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। इसकी प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से जानने के लिए उसके प्रमुख सोपान एवं पद को समझना आवश्यक हो जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख सोपान निम्न हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करना। शिक्षण एवं कक्षा कक्ष प्रबंधन से पहले एक शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह विषय वस्तु से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण कर ले। यह अध्यापक का कर्तव्य बन जाता है कि बालक के सीखे हुए ज्ञान के आधार पर व्यवहार परिवर्तन को ध्यान में रखकर उद्देश्यों का निर्धारण करे। उद्देश्यों का परिभाषीकरण। उद्देश्यों को निर्धारित करते समय शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित सभी तथ्यों जैसे बालक, विषय वस्तु की प्रकृति, सीखने की विधि, शिक्षा का स्तर, समाज व समाज की आवश्यकता आदि का ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें परिभाषित करना चाहिए। बालक को उपयुक्त शिक्षण एवं अनुभव प्रदान करना। शैक्षिक उद्देश्यों को जब निश्चित कर लिया जाए तो उसके बाद साधनों, विषय वस्तु एवं शैक्षिक वातावरण आदि का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिससे बालक को सही रूप से शिक्षण एवं अनुभव प्राप्त हो सके। उपयुक्त विषय वस्तु एवं अधिगम क्रियाओं का चयन। उद्देश्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति के बाद शिक्षण अधिगम की क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। इसमें पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का निर्धारण एवं चयन तथा कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाओं का भी चयन किया जाता है। व्यवहार परिवर्तनों के आधार पर मूल्यांकन करना। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो सके। बालक के व्यवहार में परिवर्तन प्रमुख 3 रूप से होता है: ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। इसी प्रकार बालक के विकास में परिवर्तन मुख्य 3 रूप से होता है: शैक्षिक योग्यताओं का विकास, विभिन्न कौशलों का विकास, अभिवृत्तियों का विकास एवं परिवर्तन। ब्लूम ने इस क्रम को 3 रूपों में निर्धारित किया है: भावात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र। अतः उपयुक्त आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है तथा अंत में मापन के साथ साथ बालक का मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख सिद्धांत लिखिए अथवा मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन से अभिप्राय। आधुनिक काल में मूल्यांकन मनोविज्ञान एवं शिक्षा की महत्वपूर्ण देने हैं। बिना मूल्यांकन के शिक्षा, मनोविज्ञान तथा अन्य विषय ही नहीं, मानव मात्र का समग्र जीवन ही व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। मानव के जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली इस प्रक्रिया की जीवन एवं दर्शन प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता रहती है। बालक सामान्य बालकों की तुलना में कैसा है, राम के गणित में कैसे अंक आए हैं आदि प्रश्नों के सटीक निर्धारण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ये परिभाषाएं दी जा सकती हैं। परिभाषाएं। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है और यह निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्व होता है। शिक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित रहता है। मूल्यांकन एक उद्देश्यों का संबंध अत्यंत गहन है। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नांकित 3 बातों को प्रमुखता से शामिल किया जाता है: उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, कक्षा में दिए जाने वाले सीखने के अनुभव कितने प्रभावोत्पादक रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। ये तीनों तथ्य मिलकर मूल्यांकन चक्र को पूरा करते हैं। मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांत। मूल्यांकन एक वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को निम्नांकित प्रमुख सिद्धांत हैं। जब तक मूल्यांकन उद्देश्य भली भांति के साथ परिभाषित न कर लिया जाए तब तक मूल्यांकन के उपकरणों का चयन अथवा उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सर्वप्रथम मूल्यांकन का ध्येय हमारे सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए। उसके पश्चात ध्येय एवं उद्देश्यों के अनुसार उनकी प्राप्ति के बारे में जानने के लिए उपयुक्त उपकरणों का चयन किया जाना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति
के लिए ही मूल्यांकन उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के लिए अनेक उपकरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक उपकरण मूल्यांकन के लिए विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। एक उपकरण के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं होता है, अतः पूर्ण मूल्यांकन की विविध विधाओं एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मूल्यांकन की प्रत्येक विधि तथा उपकरण का प्रयोग करते समय उनकी उपयोगिता के विषय में मूल्यांकन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उनकी अच्छी विशेषताओं एवं उनकी सीमाओं को ध्यान में रखकर इन्हें उपयोग में लाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3। मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन आते हैं। इस कथन के प्रकाश में मूल्यांकन परिवर्तन के विभिन्न क्षेत्रों का स्पष्टीकरण कीजिए। मूल्यांकन परिवर्तन के क्षेत्र। मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तथा ये परिवर्तन बालक के बोलने, पढ़ने, लिखने, सोचने, समझने आदि क्षेत्रों में आते हैं। व्यवहार परिवर्तन के सभी क्षेत्रों को प्रमुख 3 पक्षों में विभाजित किया जाता है। व्यवहार परिवर्तन क्षेत्र ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष हैं। ज्ञानात्मक पक्ष। यह पक्ष ज्ञान के उद्देश्य पर सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। प्रोफेसर ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष की विवेचना करते हुए निम्न प्रकार का ज्ञान इस पक्ष में सम्मिलित किया है: विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान, परंपराओं एवं मान्यताओं का ज्ञान, घटनाओं का ज्ञान, मापदंडों का ज्ञान, विधियों एवं प्रणालियों का ज्ञान, सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का ज्ञान। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं: प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष। यह पक्ष बालकों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। इसमें 6 स्तर होते हैं: पहला आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष मांसपेशियों एवं आंगिक गतियों की आवश्यकता से संबंधित होता है। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से 6 स्तरों में बांटा गया है: उत्तेजन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभिकरण, आदत या कौशल। व्यवहार के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों में परस्पर समन्वय रहता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन इन तीनों क्षेत्रों में पृथक रूप से समन्वित रूप दोनों प्रकार से किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4। मूल्यांकन की उपयोगिता एवं महत्व को समझाइए। मूल्यांकन मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन से यह मालूम होता है कि व्यक्ति कितना किस विषय में जानता है, शिक्षक को अपनी कक्षा में कितनी सफलता मिली है, शिक्षक को किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह अपने शिक्षण को किस प्रकार छात्रों के स्तर पर समायोजित कर सके। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, छात्रों की कमियों को दूर करने में सहायक। इसके माध्यम से छात्रों को अपनी योग्यताओं और न्यूनताओं का पता चल जाता है, जिससे उन्हें दूर करने के भी प्रयास नियंत्रण किए जा सकते हैं। शिक्षक एवं छात्र की प्रगति के लिए आवश्यक। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों की प्रगति के बारे में जानकर उनके अभिभावकों को छात्रों के विषय में सही तथ्य तथा राय दे सकता है। अभिभावक भी अपने बालक की प्रगति के बारे में जानकर रख सकते हैं। छात्रों की समस्याओं के निराकरण में सहायक। मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से यह भी पता चल जाता है कि छात्र किस किस विषय में कमजोर है, उसकी समस्याएं किस प्रकार की हैं, कौन कौन सी चीज़ उसकी प्रगति में बाधक हैं और वह कैसे दूर की जा सकती है आदि जानकारी के लिए मूल्यांकन अत्यंत उपयोगी है। विद्यालय गतिविधियों में सुधार हेतु। विद्यालय गतिविधियों में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। पाठ्यक्रम निर्माण, उपयुक्त परीक्षा प्रणाली, व्यक्तिगत निर्देशन तथा सहगामी क्रियाओं आदि की उपयुक्त योजना बनाने में मूल्यांकन सुदृढ़ पृष्ठभूमि प्रदान करता है। उसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा बताता है कि किस सीमा तक उद्देश्यों की पूर्ति हुई है। दूसरे शब्दों में उद्देश्यों के स्पष्टीकरण में सहायक होता है। मूल्यांकन से यह निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है, ताकि रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दिया जा सके। छात्रों के वर्गीकरण एवं स्तरीकरण करने में सहायक है। इससे
शिक्षण विधियों, प्रविधियों आदि की उपयोगिता, विशेषतया कमजोरी ज्ञात की जाती है। शिक्षक व्यूह रचना में सुधार किया जाता है और उन्हें विकसित किया जा सकता है। इससे अधिगम में गुणवत्ता बढ़ती है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को आवश्यकता अनुसार समुचित निर्देशन प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन लाए जाते हैं। मूल्यांकन पूर्ण शिक्षण में सुधार लाने के लिए एक समर्थ तथा सक्षम विधि है। अतः उपयुक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 5। मापन प्रक्रिया के लिए प्रमुख कार्यों का विवेचन कीजिए और उसकी सीमाएं बताइए। मापन प्रक्रिया के प्रमुख कार्य। प्रमुख 3 कार्य होते हैं: निदान, साफल्य, शोध। साफल्य से छात्रों के कमजोरियां ज्ञात करके उपचारात्मक अनुदेशन व शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। साफल्य का प्रयोग छात्रों के वर्गीकरण, स्तरीकरण, चयन, प्रगति तथा पूर्व कथनों के लिए किया जाता है। मापन शोध कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। मापन की सीमाएं। यद्यपि आज के युग में मापन का अत्यंत व्यापकता से प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी कुछ कमियों के कारण मापन एक आलोचना का विषय रहा है। इसकी सर्वप्रथम सीमा इसके संकुचित सीमित क्षेत्र का होना है। एक समय में हम एक व्यक्ति के लिए केवल एक या कुछ पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसके द्वारा संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व का अध्ययन कदापि संभव नहीं होता है। दूसरे, मापन का रूप व्यवस्थित होता है, अतएव इसकी प्रक्रिया भी जटिल है। इसमें मानवीकृत परीक्षणों की आवश्यकता होती है तथा अच्छे विश्वसनीय एवं वैध परीक्षणों की आवश्यकता होती है तथा अच्छे विश्वसनीय एवं वैध परीक्षण का समस्त क्षेत्र में उपलब्ध होना प्राय संभव ही नहीं है। इसके अतिरिक्त तीसरी सीमा, मापन के द्वारा हम किसी व्यक्ति या प्रक्रिया के विषय में केवल सूचनाएं मिलती हैं। यह कोई निर्णय नहीं प्रदान करता है। यह केवल किसी पहलू पर अंकों को प्रदर्शित करता है तथा उन अंकों से हमारा क्या तात्पर्य है यह इंगित नहीं करता। अतएव अपनी इन सीमाओं के कारण भी मापन प्रक्रिया का व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज का युग मापन के युग से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6। मापन की विशेषताएं बताते हुए मापन एवं मूल्यांकन में प्रमुख अंतर बताइए। मापन की विशेषताएं। आधुनिक युग मापन का युग कहा जाता है। यद्यपि मापन की कुछ अपनी सीमाएं हैं, फिर भी इसका महत्व कई दृष्टिकोणों से स्वीकार किया जाता है। मापन किसी वस्तु का आंशिक वर्णन बिल्कुल शुद्ध रूप से करता है। यह बालक की औसत बुद्धि लब्धि को इंगित करते हुए उसके अधिगम औसत को निर्धारित करता है। इसमें आत्मनिष्ठ निर्णयों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसमें निष्कर्ष आसानी से अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत किए कर सकते हैं। मापन में सामान्यतया परिणाम अधिक वैध होते हैं। अंत में यह भी कहा जा सकता है कि आत्मनिष्ठ मूल्यांकनों की अपेक्षा मापन का प्रयोग अधिक मितव्ययी है। आत्मनिष्ठ साधनों की अपेक्षाकृत मानसिक परीक्षण अधिक वस्तुनिष्ठ, उपयोगी, मितव्ययी, सरल, व्यापक, विश्वसनीय, वैध तथा अधिक शुद्ध निष्कर्ष प्रदान करने वाले हैं। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। बहुत से शिक्षक मूल्यांकन एवं मापन की प्रक्रियाओं को समझने में कई बार गलती कर जाते हैं। अतः इन दोनों पदों में अंतर इस सारणी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकन एक नवीन धारणा है, मापन एक प्राचीन धारणा है। मूल्यांकन एक तकनीकी या प्राविधिक संप्रत्यय है, मापन एक सामान्य संप्रत्यय है। मूल्यांकन में मापन के साथ साथ परिमाणात्मक चित्र भी रहता है। मापन किसी भी वस्तु की संख्यात्मक तस्वीर होती है। मूल्यांकन यह बताता है कि कोई वस्तु कैसी है, मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है। मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत है, मापन का क्षेत्र संकुचित है। मूल्यांकन में अधिक जोर इस पर दिया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है। मापन में जांच किसी उद्देश्य के आधार पर नहीं होती। जांच के परिणाम संख्या, औसत तथा प्रतिशत आदि में व्यक्त किए जाते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों में पूर्व प्रभावों तथा नवीन उत्पन्न प्रभावों के आधार पर व्यवहारिक परिवर्तनों की जांच की जाती है। मापन का
तात्पर्य केवल उन प्रविधियों से है जिनका उपयोग छात्रों की योग्यता विशेष के मापन हेतु किया जाता है। मूल्यांकन के लिए विविध प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। मापन में अधिकतर एक प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाकर शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार करना है। मापन का उद्देश्य केवल मापन करना है। प्रश्न संख्या 7, मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांत। मूल्यांकन एक वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को निम्न प्रमुख सिद्धांत हैं। उद्देश्यों का परिभाषीकरण। जब तक मूल्यांकन का उद्देश्य भली भांति सावधानी के साथ परिभाषित न कर लिया जाए, तब तक मूल्यांकन के उपकरणों का चयन तथा उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सर्वप्रथम मूल्यांकन का ध्येय हमारे सामने स्पष्ट रहना चाहिए। उसके पश्चात ध्येय तथा उद्देश्यों के अनुसार उनकी प्राप्ति के बारे में जानने के लिए उपयुक्त उपकरणों का चयन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन उपकरण का प्रयोग। जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मूल्यांकन उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के अनेक उपकरण होते हैं, जिनमें प्रत्येक उपकरण मूल्यांकन के एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है और दूसरे प्रकार के उद्देश्यों के लिए अनुकूल नहीं होता है। अतः अपने निर्धारित मूल्यांकन के उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। मूल्यांकन की विविध विधाओं का प्रयोग। एक उपकरण के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं होता है। अतः मूल्यांकन की विविध विधाओं एवं उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। मूल्यांकन की प्रत्येक विधि तथा उपकरण का प्रयोग करते समय उनकी उपयोगिता के विषय में मूल्यांकनकर्ता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इनकी अच्छी विशेषताओं एवं उनकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें प्रयोग में लाना चाहिए। मूल्यांकन को मूल्यांकन के लिए नहीं वरन किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही मूल्यांकन को किसी भी अंत न समझकर दूसरी चीज़ों की प्राप्ति का साधन मानकर चलना चाहिए। मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को अत्यंत सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए और यथासंभव दोषों के जाल से बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मूल्यांकन के सिद्धांतों एवं एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त सभी मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांत हैं। प्रश्न संख्या 8, मनोवैज्ञानिक स्तर पर मापन की कौन कौन सी मापनियां प्रयुक्त की जाती हैं, स्पष्ट करते हुए प्रमुख मनोवैज्ञानिक मापनियों का उल्लेखन कीजिए। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पद्धतियों को 4 स्तरों के अंतर्गत रखा जा सकता है। विषय सामग्री भौतिक हो या सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक, उसका मापन स्तर हो सकता है। निम्नतम स्तर के मापन में सुगमता अधिक होगी, किंतु परिशुद्धता बहुत कम मात्रा में पाई जाएगी, जबकि उच्चतम स्तर के मापन में जटिलता अवश्य होगी, किंतु वह माप अधिक परिशुद्धता के साथ निष्कर्ष प्रदान करेगा। मापन की परिशुद्धता उसके मापन स्तर तथा वैज्ञानिकता को दृष्टि में रखते हुए मापन के 4 स्तर मापनियों का प्रयोग किया जाता है: शाब्दिक स्तर, कर्मिक स्तर, अंतराल स्तर, अनुमापन स्तर। प्राय मापन की प्रक्रिया में व्यक्तियों, वस्तुओं, निरीक्षणों, घटनाओं, विशेषताओं, प्रतिक्रियाओं को मात्रात्मक या आंकिक रूप से व्यक्त किया जाता है। अतः उपयुक्त मापनियों का उद्देश्य एक ही होता है। इनकी पारस्परिक भिन्नता मुख्यतया इस तथ्य पर आधारित होती है कि कोई मापनी विषय वस्तु को मात्रात्मक या आंकिक मूल्य प्रदान करने में किस विधि का प्रयोग करती है, वह मापन किस स्तर का है। प्राय प्रत्येक मापनी या स्तर के अपने अपने नियम, विशेषताएं, सीमाएं, उपयुक्त सांख्यिकीय विधियां होती हैं। मापन परीक्षणों की सीमाएं। परीक्षणों की दो प्रमुख कमियां हैं जिनके कारण इसकी आलोचना की जा सकती है। प्रथम, कि कभी कभी इनके प्रयोग से अध्यापक अपने प्रशिक्षण को इतना दृढ़ बना लेते हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। दूसरी सीमा, प्राय शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में इनका मानकीकरण हानिकारक होता है। दूसरे शब्दों में, इसमें उपलब्धि के समस्त पहलुओं पर ध्यान न देकर केवल कुछ ही पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। अन्य शब्दों में, यह सीखने की कुछ क्रियाओं की ओर तो अधिक महत्व देते हैं, जबकि अन्य की ओर ध्यान ही नहीं देते। अतएव इन परीक्षणों पर अत्यधिक विश्वास करना हानिकारक हो सकता है।
प्रश्न संख्या 9। एक उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं लिखिए। एक उत्तम परीक्षण में लगभग वही विशेषताएं निहित होनी चाहिए जो कि एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए आवश्यक हैं। ये निम्न हैं। उत्तम परीक्षण का निश्चित उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। उत्तम परीक्षण की पाठ्य वस्तु छात्रों के स्तर, क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे कि वह उचित रूप से उपलब्धि का मापन कर सके। उत्तम उपलब्धि परीक्षण व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी तथा धन, समय एवं व्यक्ति के दृष्टिकोण से मितव्ययी होना चाहिए। इसके प्रशासन, फलांकन एवं विवेचन की विधि सुगम, स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, जिससे कि वह मामूली अध्यापक भी इसका उपयुक्त प्रयोग कर सके। इसकी विषय सामग्री व्यापक होनी चाहिए, अर्थात जब भी कोई विषय पर उपलब्धि परीक्षण की रचना करनी हो तथा यह ध्यान रखना चाहिए कि उस विषय के समस्त क्षेत्रों से पदों को परीक्षण में स्थान मिल रहा है या नहीं। उदाहरणार्थ, गणित की उपलब्धि परीक्षण में हमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति समस्त क्षेत्रों से प्रश्नों को सम्मिलित करना होता है, तभी हमारा परीक्षण व्यापक कहलाएगा। उत्तम उपलब्धि परीक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि विभेदीकरण होना चाहिए, जो किसी कक्षा के श्रेष्ठ एवं निम्न बालकों में विभेद कर सके। उत्तम उपलब्धि परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीयता से आशय है कि आज वह इस अमुक छात्र की उपलब्धि के विषय में इंगित करे, एक सप्ताह बाद भी लगभग वही बात कहे। इन सब के अतिरिक्त उसे वैध होना चाहिए, अर्थात अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10। निबंधात्मक परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, उल्लेख कीजिए। निबंधात्मक परीक्षाओं में उद्देश्यों के अनुकूल विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। इसके प्रकार संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार हैं। वर्णनात्मक प्रश्न, इनमें व्यक्ति से किसी वस्तु, घटना, प्रक्रिया, व्यक्ति विशेष आदि का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। उदाहरणार्थ, मूल्यांकन के महत्व पर एक लेख लिखिए। जगदीश चंद्र बसु की जीवनी पर प्रकाश डालिए। यह वर्णन संक्षिप्त एवं विस्तृत दोनों प्रकार का हो सकता है। व्याख्यात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों में कारण प्रभाव संबंध की तर्क रूप से व्याख्या करनी होती है। इनके प्रत्युत्तर देने में तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत करने होते हैं। विवेचनात्मक प्रश्न, विवेचनात्मक प्रश्नों में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रक्रिया के वर्णन के साथ साथ उनकी विशेषताओं एवं दोनों की व्याख्या करता है। यह भी स्पष्ट करता है कि वे किस संदर्भ में प्रयोग की जा रही हैं। उदाहरणार्थ, प्रथम पंचवर्षीय योजना की विवेचना कीजिए। परिभाषात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा किसी वस्तु, प्रक्रिया, तत्व के स्वरूप के संबंध में जानने की चेष्टा की जाती है। इनके उत्तर देने में शब्दों के अंतर के साथ साथ उनके रूप चित्रण में भी भेद हो जाता है। उदाहरणार्थ, शैक्षिक तकनीकों की परिभाषा कीजिए या कार्य विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। उदाहरणार्थ प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा व्यक्ति से किसी तत्व उदाहरणों की सहायता से समझाने या प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। तुलनात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों में तथ्यों, विचारों, वस्तुओं, व्यक्तियों की समानता एवं गुणों, दोषों की तुलना करने के लिए कहा जाता है। रूपरेखात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों में विषय वस्तु का संगठन शीर्षक, उपशीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। वर्गीकरणात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों में किसी वस्तु या प्रक्रिया के विभिन्न प्रकार के उल्लेख करवाया जाता है, जैसे परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं। आलोचनात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों में किसी विचार की शुद्धता, सत्यता, पर्याप्तता आदि का मूल्यांकन कर उसके सुधार हेतु सुझाव देने पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, निर्देशन एवं संदर्श कार्यों में उपलब्धि परीक्षणों के महत्व की समालोचना कीजिए। विश्लेषणात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें किसी तथ्य के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हुए उनका विश्लेषण करना होता है। क्या अध्यापक बालकों के मानसिक विकास में सहायक हो सकता है? विश्लेषण कीजिए। प्रश्न संख्या 11। मापन की क्रमिक त्रुटियों को समझाइए। क्रमिक त्रुटियां, इसे पक्षपात त्रुटि भी कहते हैं, क्योंकि इस परीक्षा के
पक्षपातपूर्ण रवैये से इनका प्रभाव भी अत्यंत हानिकारक सिद्ध होता है। इन कारणों में व्यक्तिगत द्वेष भावना, पूर्वाग्रह, पूर्व धारणाएं, दूषित विचारधाराएं, असत्य परीक्षण, गलत व्यक्तिगत सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। ये त्रुटियां आकस्मिक त्रुटियों के अपेक्षा अधिक घातक होती हैं, किंतु ये त्रुटियां अविरल होती हैं। उदाहरणार्थ, एक विज्ञान संबंधी विद्यार्थी बोयल के नियम के में पारे की स्थिति पढ़ने में शीघ्रता करने के कारण गलत माप लेता है। पेंडुलम की गति निकालने के संबंधी प्रयोग में स्टॉपवॉच का सही प्रयोग नहीं कर पाना, प्रथम टेस्ट में सारणी ठीक से नहीं देख पाना या परीक्षण से संबंधित मैनुअल को ठीक से नहीं समझ पाना आदि त्रुटियां अनुसंधानकर्ता से परोक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। मानव व्यवहार अत्यंत जटिल है, इसे सरलता से नहीं समझा जा सकता, इसलिए समस्त कारकों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। फिर भी इस त्रुटि की संभावना को कम करने की दृष्टि से अधिक कारकों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 12। परीक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसमें वस्तुनिष्ठता के गुणों की व्याख्या कीजिए। परीक्षण का अर्थ: परीक्षण से अभिप्राय परीक्षार्थी के ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि से आकलन से है। ये परीक्षण मौखिक रूप से कागज या कंप्यूटर पर प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त किसी सीमित क्षेत्र का परीक्षण करने हेतु परीक्षक विभिन्न कौशल के समूह का शारीरिक रूप से प्रदर्शन करवाता है। परीक्षण शैली, दृढ़ता एवं आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। वस्तुनिष्ठता: एक उत्तम परीक्षण क्या गुण उसका वस्तुनिष्ठ होना है। जब कोई परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है तब उसके प्रश्नों के उत्तरों पर अंक देते समय व्यक्तिगत मत न हो, अर्थात उस पर परीक्षण का व्यक्तिगत प्रभाव न हो। कोई भी मूल्यांकन करे, परीक्षार्थी को सदैव उतने ही अंक मिलने चाहिए जितने प्रथम बार में मिले हैं। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि परीक्षण के उत्तरों, प्रतिक्रियाओं का अंकन करते समय वह परीक्षण की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त हो तथा परीक्षक मानक फलांकन उत्तर पत्रिका की सहायता से पूर्व निर्धारित सही गलत उत्तरों से दिए जाने वाले अंक जो परीक्षण निर्माता द्वारा निर्धारित किए गए हैं के आधार पर ही परीक्षण का अंकन करे। इसमें परीक्षक कोई भी फलांकन कभी भी किया जाए तथा फलांकन अनेक परीक्षकों द्वारा किया जाए, फलांकन सदैव एक ही प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार का मापन उपकरण हो तब वह तभी एक अच्छा उपकरण साबित हो सकता है जब वह वस्तुनिष्ठ हो। प्रश्न संख्या 13। परीक्षण के विभिन्न प्रकार का उल्लेख रेखाचित्र के आधार पर करें। परीक्षण के प्रकार: नैदानिक परीक्षण, प्लेसमेंट परीक्षण, प्रगति या उपलब्धि परीक्षण, दक्षता परीक्षण, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण। दक्षता परीक्षण है, इसके अंतर्गत है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। प्रगति उपलब्धि परीक्षण है, इसके अंदर बाह्य परीक्षण। प्लेसमेंट परीक्षण है, वो है आंतरिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण: इन परीक्षणों के माध्यमों से यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि छात्र क्या जानते हैं तथा कितना जानते हैं। यह छात्रों की समीक्षा करने एवं कक्षा के प्रोत्साहित करने में शिक्षक की सहायता करता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण: वस्तुनिष्ठ परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनका स्पष्ट उत्तर सही एवं गलत के रूप में प्राप्त होता है। बहुविकल्पीय प्रकार के परीक्षण इस प्रकार के परीक्षणों में आते हैं। छात्र 3 या 4 संभावित विकल्पों में से पूर्व निर्धारित उत्तरों का चयन करता है। प्रश्न संख्या 14। परीक्षा के कार्यों की समीक्षा करते हुए इसमें प्रयुक्त प्रमुख प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। शैक्षिक कार्यों में परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा में परीक्षा का संबंध विषय वस्तु के अध्ययन अध्यापन से होता है। बालक की उपलब्धियों का ज्ञानार्जन की क्षमता का निर्धारण करके ही शिक्षक उसके भविष्य के लिए शिक्षा का रूप निर्धारित करते हैं, जो परीक्षा के द्वारा ही संभव है। यही कारण है कि परीक्षा शैक्षिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना की विस्तृत जांच परीक्षा कहलाती है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक संदर्भ में किसी छात्र या शिक्षक की क्षमता की जांच को परीक्षा कहते हैं। परीक्षा के कार्य:
परीक्षा के प्रमुख कार्य निम्न हैं। छात्रों के अर्जित ज्ञान का स्तर पता लगाती है। शिक्षण विधि की सफलता की जांच की जाती है। शिक्षण उद्देश्यों की सफलता की जांच करती है। परीक्षा छात्रों का स्तर निर्धारण व चयन की व्यवस्था करती है। छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करती है। प्रविधियाँ, इसकी 3 प्रविधियाँ हैं: मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। प्रश्न संख्या 15। मूल्यांकन की मौखिक प्रविधि को समझाते हुए इसके प्रयोजन एवं महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। मूल्यांकन की मौखिक प्रविधि। मौखिक प्रविधि या परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की मौखिक प्रश्नों द्वारा अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, भाषा, सामान्य ज्ञान आदि की जांच की जाती है। इसमें मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, प्रतियोगिता तथा नाटक के द्वारा छात्रों की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास किया जाता है। मौखिक परीक्षा का प्रयोजन। मौखिक प्रविधि के प्रमुख प्रयोजन इस प्रकार हैं: छात्रों में विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति विकसित करना, स्मरण शक्ति विकसित करना, छात्रों में रचनात्मक एवं एकाग्रता का विकास करना, मौखिक कार्यों में छात्रों में गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत डालना, अध्ययन किए गए पाठ का अभ्यास एवं पुनरावृत्ति कराना। महत्व। परिश्रम तथा समय की बचत होती है। शीघ्रतापूर्ण गति से कार्य होता है। यथार्थ एवं शुद्ध आदतों का विकास होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। प्रश्न संख्या 16। कोविड-19 में मूल्यांकन की बदलती अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक रूपांतरण की दृष्टि से बड़े बदलावों का पहला चरण आज़ादी के साथ आया, जब भारत ने विभाजन की विभीषिका को झेलकर अपने रूपांतरण का स्वयं सांस्थानिक ढांचा खड़ा किया। परिवर्तनकारी संक्रमण का दूसरा दौर उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ प्रारंभ हुआ, जिससे तीव्र रूपांतरण में बदला। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ हमारे जुड़ाव ने 80 और 90 के दशक में सामाजिक आर्थिक रूपांतरण का तीसरा चरण वैश्विक महामारी कोरोना संकट के साथ भारत में शुरू हुआ। आंशिक अर्थों में रूपांतरण की वह प्रक्रिया नई आर्थिक नीतियों के लागू होने के साथ ही जारी हो गई थी, जिसके पीछे नई वैश्विक अर्थव्यवस्था, विदेश निवेश और मीडिया तथा वैश्विक संपर्कों की तेज गति मुख्य रूप से रही। भारतीय समाज की दृष्टि से स्वतंत्र भारत में रूपांतरण का तीसरा फेज है, जिसने परिवर्तन की गति को रोककर समाज को स्थिर कर दिया है। कोरोना संकट के प्रभाव पूरी दुनिया को बदलते जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य संरचनाएं आमूल परिवर्तनों की ओर प्रवृत्त हैं। जरूरत से ज़्यादा भय बड़े बदलावों की वजह बन रहा है। शिक्षा के पारंपरिक ढांचे को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया गया है। शिक्षण की परंपरागत पद्धति फेस टू फेस कक्ष शिक्षण ऑनलाइन शिक्षा में अवतरित हो चुकी है। ऑनलाइन टीचिंग नए विकल्पों के साथ शिक्षा जगत में उभरी चुनौतियों के अवसरों में अंकित करने के लिए नए उद्यम कर रही है, जिसका परिणाम यह होगा कि शिक्षा अपने मौलिक चरित्र में पूरी तरह बदल जाएगी। ऑनलाइन शिक्षण की डिजिटल पद्धति उस शिक्षा संस्कृति को उलट कर रख देगी जिसमें हम गहराई तक रच बस गए हैं। हालांकि गुरुकुल से गूगल तक का यह सफ़र शिक्षा में कई बदलावों का साक्षी रहा है। भारत में तो ये बदलाव नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ 90 के दशक में ही शुरू हो गए थे, जहां शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन प्रारंभ हो गया था। वहीं शिक्षा में बड़े बदलावों की जरूरत महसूस करते हुए यूजीसी ने स्मार्ट क्लासरूम, ई पाठशाला, ऑडियो वीडियो और डिजिटल शिक्षण के नए केंद्र स्थापित करने शुरू कर दिए थे। कोरोना महामारी ने इन जरूरतों को संस्थात्मक ढांचे में ढालने का दबाव बनाया है। वर्चुअल स्पेस में शिक्षण और शिक्षण संस्थाओं को नए ढंग से अभ्यास कराने को प्रेरित किया और बदलने को बाध्य भी किया है। परिणामतः ऑनलाइन शिक्षण ने क्लासरूम टीचिंग के अर्थ, अवधारणा और आह्वान के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को ही बदलकर रख दिया है। कोरोना संकट ने शिक्षा में जिन चुनौतियों को खड़ा किया है,
उनमें सबसे बड़ा रूपांतरण कक्षा शिक्षण का ऑनलाइन शिक्षा में बदल जाना है। इस अनुकूलता में शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का नया रूपांतरण में प्रभावी बनना है। बदलती परिस्थितियों में मूल्यांकन का स्वरूप बदल गया है। आज ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाने लगा है। प्रश्न पत्र भी ऑनलाइन दिया जाता है। छात्र छात्राओं के बोर्ड एग्जाम भी ऑनलाइन होने लगे हैं। कोविड काल में वर्तमान समय में मूल्यांकन पद्धति में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। बच्चों को इंटरनेट की सुविधाएं प्राप्त होने से अन्य गतिविधियों में रुचि लेने से उन पर गलत असर भी पड़ रहा है, जिससे वह गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 17। आकलन के अभ्यास में नवाचार की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। शिक्षा के लिए नवाचार दृष्टिकोण आमतौर पर आम प्रवचन का हिस्सा है। फिर भी स्कूलों, कक्षाओं के भीतर नवाचार केवल मार्जिन पर होते हैं और समय के साथ निरंतर नहीं हो सकते हैं। छात्र मूल्यांकन के कुछ नवीन रूपों, शैक्षिक प्रथाओं की शुरुआत और शिक्षा प्रणालियों में नवाचार कौशल के विकास में सहयोग करते हैं। यह नवाचार पर उच्च दांव योगात्मक मूल्यांकन के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करती है और तर्क देती है। परीक्षण के लिए नवीन दृष्टिकोणों के माध्यम से उच्च दांव मूल्यांकन और परीक्षाओं को समेटना संभव है। आवश्यक होने पर उच्च स्तरीय परीक्षाओं पर आधारित मूल्यांकन अक्सर परीक्षा के लिए पढ़ाने या अध्ययन करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यह शिक्षक और छात्रों और अभिभावक द्वारा जोखिम लेने को सीमित कर सकता है। समस्या और बढ़ सकती है यदि जवाबदेही और प्रोत्साहन की एक प्रणाली इन परीक्षाओं और परीक्षकों के परिणामों का उपयोग शिक्षकों और स्कूलों के आकलन के लिए करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि शिक्षा प्रणालियों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियां नवाचार में निहित जोखिम लेने वाले बाधित न करें, और यह कि वह छात्रों में नवाचार कौशल को बढ़ावा दे। यह अध्ययन मूल्यांकन और नवाचार के संयोजन के 3 मुख्य तरीकों से प्रस्ताव करता है। छात्रों और स्कूलों दोनों के लिए प्रदर्शन माप की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करना, मानकों और मूल्यांकन के संरेखण पर पुनर्विचार करना, शिक्षण और सीखने पर आकलन के प्रभाव को मापना। शिक्षण और सीखने को प्रभावित करने का एक तरीका उच्च स्तरीय परीक्षण को संशोधित करना हो सकता है। सिस्टम इसके अनुकूल होंगे और शिक्षा और शिक्षण दोनों सही कौशल प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सीखने की सामग्री का परीक्षण करने की बजाय मानक संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित हो सकते हैं, जैसे समस्या समाधान, संचार और तर्क परीक्षण, परीक्षा डेवलपर्स के साथ गणित, विज्ञान या साहित्यिक विश्लेषण जैसे विषयों के लिए उन कौशल को अपनाना। इस तरह सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के आधार पर नवीन मूल्यांकन विधियों को अधिक उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इनमें अनुकरण या अंतःक्रियाशीलता की सुविधा हो सकती है। उदाहरण के लिए, उचित कीमत पर सामग्री के बजाय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने से शिक्षकों के लिए अधिक गुंजाइश बच जाएगी। प्रश्न संख्या 18। आकलन, मूल्यांकन व मापन में क्या अंतर है? मापन किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, अतः इसमें नंबर आवंटित किए जाते हैं। आकलन अंकों का अर्थ निकालना आकलन कहलाता है। मूल्यांकन अंक देना, अंकों का मूल्य निर्धारण करना तथा अंकों का अर्थ निकालना ही मूल्यांकन है। मापन अंक आवंटन बराबर मापन। अंक आवंटन प्लस अंकों का अर्थ बराबर आकलन। अंक आवंटन प्लस अंकों का अर्थ प्लस अंकों का मूल्य मूल्यांकन। मापन परिमाणात्मक होता है, आकलन परिमाणात्मक होता है। मूल्यांकन परिमाणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों होता है। मापन संख्यात्मक होता है, आकलन संख्यात्मक तथा परिमाणात्मक होता है। मूल्यांकन के द्वारा मूल्यों को निर्धारण किया जाता है। मापन स्थिर होता है, आकलन लचीला होता है और मूल्यांकन कभी लचीला तो स्थिर हो सकता है। मापन का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत नहीं है, अर्थात सीमित है। आकलन प्राय विस्तृत मापन से अधिक है।
मूल्यांकन यह दोनों से ज़्यादा विस्तृत है। मापन द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर अंक प्रदान किए जाते हैं। आकलन द्वारा छात्रों की कमजोरियों और अच्छाइयाँ ज्ञात होती है। मूल्यांकन द्वारा दोषी का पता लगाकर उनको दूर किया जाता है। मापन उपलब्धि का स्तर है। मापन औपचारिक होता है। आकलन प्राप्ति का स्तर है। आकलन औपचारिक तथा अनौपचारिक होता है। मूल्यांकन उन्नति का स्तर है और अनौपचारिक होता है। आज हमने लघुत्तरात्मक प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब हम आगे इसी यूनिट के निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जुड़े रहें इस चैनल से।